गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ते होंगे, ठंडा और कोरोना दोनों से बचते हुए। चलिए, आज हम एक नया सब्जेक्ट बायोलॉजी को लेकर के आए हैं, जिसका पहला चैप्टर का हम लोग अभी आधे ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। लगभग 25 ऑब्जेक्टिव को हमने इसमें कवर किया है, और शेष जितना भी होगा इस चैप्टर का, जो भी इम्पोर्टेंट होगा, सभी को हम रेगुलर आप लोगों के सामने लाते रहेंगे प्रतिदिन के हिसाब से। सभी सब्जेक्ट का टोटल ओटीवी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, आज हम लोग बायोलॉजी का शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। और आप लोग भी जो चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं। इसका वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। शुरुआत करते हैं। आज पहला जैव प्रक्रम है और पोषण का। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं श्वसन, पोषण, जनन, इनमें सभी। देखिए, सजीवों में जो है ये सभी होता है, इसके अलावा परिवहन भी है, ये जैव प्रक्रम ही है। अगला है हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सभी होता है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में CO2 तथा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है, पोषण की मृतजीवी इसमें पाया जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो भोजन का जो पाचन है वो है उपचयन अभिक्रिया। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए। अगला है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है? 0.3, 0.03, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इसके ऑप्शन को भी ध्यान से देखना। एक्चुअली होता क्या है, कभी ये हम लोग जीरो वाला में फंस जाते हैं। खैर, चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि है? देखिए, मनुष्य के मुख में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें से पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल होता है। और ये ब्रूनस, ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं पाया जाता। तो हमसे वही पूछ रहा है जो कौन सा नहीं पाया जाता। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी। सी क्या होता है? ये नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो जठर ग्रंथि अमाशय में पाया जाता है, इसकी भित्तीय कोशिका जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अमाशय की भित्तीय कोशिका निकालती है। ये हो जाएगा आपका भित्तीय कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए दंत अस्थि क्षय का कारण है। यहाँ आगे ऐड होगा दंत। दंत अस्थि क्षय का कारण है मीठी चीजें खाना, दांतों की सफाई न करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? देखिए, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब में जो होता है ये प्राणी संपोषण होता है। अगला है, मांसाहारी जंतु की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में। देखिए, छोटी आंत जो है मांसाहारी जीव की छोटी होती है, कम होती है, किसके तुलना में? शाकाहारी जीव के तुलना में। तो इसका सही आंसर होगा तो कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्टिन किस में बदलेगा? पेप्टोन में बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर एक हम लोग का सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? शैवाल, शैवाल तो नहीं है। कोलकृमि, बैक्टीरिया, अमरबेल। तो बैक्टीरिया को अपघटक माना जाता है, बैक्टीरिया अपघटक है। हम लोगों का जो है बैक्टीरिया क्या होता है? ये अपघटक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में लाइपेज सहायक होता है। हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे भी, डिटेल में भी आएगा इसका सभी के बारे में। तो वसा के पाचन में कौन होता है? लाइपेज सहायक होता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका है? देखिए, छोटी आंत के भोजन में जो पाचन होता है, भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है, छोटी आंत के इलियम में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है?
ये पीत रस, पीत भी उसमें काम करता है, पीत भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, उसे क्षारीय बनाता है, ये भी सही होगा। अग्नाशय रस अभी बताए थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और इससे ढेर सारा निकलता है, ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, ये सब निकलता है जो कामयाब होता है। आंतरस भी भोजन के पाचन में सहायक होता है, ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी रस भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगला है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पित्ताशय में, अग्नाशय रस में, आंतरस में, जठर रस में। तो ये पाया जाता है आपको अग्नाशय रस में, भी बताए थे आप लोगों को। ट्रिप्सिन कहाँ पे? अग्नाशय रस से। और निकलता है कैमोट्रिप्सिन, लाइपेज, जो आगे आप लोग को डिटेल में बताएंगे। इससे 3 और निकलता है, ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सब अग्नाशय रस से निकलता है। अगला है आहार नाल का सबसे लंबा भाग, अभी बताए थे आप लोगों को। जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, यहीं पे भोजन का पाचन और अवशोषण हर चीज होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, इसको ध्यान से देखेंगे। तो भोजन का पाचन हम लोगों में जो है वो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। मुख गुहा मतलब मुंह से, जैसे ही हम लोग खाते हैं, अभी बताए थे मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो वहां पे ही वो लार मिलने लगता है। उसके बाद ग्रसनी से होते हुए अमाशय में जाता है और वहां से जाके छोटी आंत में चले जाता है, जहाँ पे भोजन का पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जो पाचन की क्रिया शुरू कहाँ से होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आंसर होगा हम लोग का मुख गुहा से ही भोजन का पचना शुरू हो जाता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है ये जल के टूटने से निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा, जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा बना हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। यहाँ देखिएगा, क्लोरोफिल अणु है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहेंगे किसको? क्लोरोफिल अणुओं को। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से। उसके बाद प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहेंगे हम लोग? इस कहेंगे पत्ती को। पत्ती को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। और हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट को कहेंगे प्रकाश संश्लेषी अंगक। हरित लवक को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेंगे, हरित लवक को। तो ये ध्यान में रखना है हम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में फंसाता भी है, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों का आएगा अगला क्वेश्चन, ये देखिए, क्लोरोफिल अणुओं का हो गया। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी, अभी बताए थे अंगक का बात आएगा तो वो होगा हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन हो गया? तो वो क्लोरोफिल वर्णक। और अगर प्रकाश संश्लेषी अंग के बारे में पूछेगा तो वो होगा पत्ती। नेक्स्ट है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं फल में भी, पत्ती में भी, फूल में भी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पे? क्लोरोफिल में। लाल रक्त में तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला है, कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो कूटपाद अमीबा में ही पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लास्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां आपको बताए थे ये अमाशय रस में, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही होगा, अमाशय में। चलिए आज यहीं तक, और नेक्स्ट आप लोग को अगले क्लास में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए जो आपको कैसा लगा, और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, गुड नाइट।